नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदी समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। रियो डी जेनेरो में पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। भारतवंशियों में दिखा गजब का उत्साह। अमित शाह ने गुजरात के आणंद में अमूल और एनडीडीबी के विभिन्न कार्यों का किया लोकार्पण। देश के आर्थिक विकास में सहकारी समितियों के योगदान को सराहा। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग में 1400 कर्मियों को प्रदान किए गए स्थायी नियुक्ति पत्र। जेपी नड्डा और सीएम रेखा गुप्ता ने बाकी रिक्तियों पर भी जल्द नियुक्ति का दिया आश्वासन। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ का तांडव। बादल फटने से मंडी जिले में तबाही। कई पुल सैलाब में बहे। खड़ी फसलें और बाग बगीचे पानी में समाये। और बारिश के कारण बर्मिंघम टेस्ट के 5वें दिन का खेल शुरू होने में देरी। 608 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने 3 विकेट खोकर बनाए 72 रन। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के दौरे पर हैं। पीएम मोदी रियो डी जेनेरो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसमें वैश्विक शासन सुधार, जलवायु परिवर्तन चुनौतियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डी सिल्वा के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसमें कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ब्राजील के रियो डी जेनेरो के होटल पहुंचे तो वहां बड़ी संख्या में मौजूद भारतवंशियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की मौजूदगी देखी गई। उन्होंने पीएम मोदी की अगवानी ढोल नगाड़ों के साथ नारों से की। कई लोगों ने पीएम मोदी के साथ संवाद भी किया और उनकी एक झलक पाकर खुशी व्यक्त की। गौरतलब है कि ब्राजील में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। तो ये बेहतरीन प्रस्तुति और ऑपरेशन सिंदूर पर भी कलाकारों ने एक मनमोहक प्रस्तुति पेश की, जिसकी पीएम मोदी ने सराहना की।
और ब्राजील में कुछ युवाओं के एक समूह को देखकर लगा कि भारतीय संस्कृति में यहाँ के लोगों की कितनी दिलचस्पी है। ये समूह भारत के पौराणिक मंत्रों में गहरी रुचि रखता है। संस्कृत और हिंदी ना जानते हुए भी ये युवा अपने ही तरीके से इन पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं। आप भी देखिए ये युवा पूरे श्रद्धा भाव से किस तरह से गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। ब्राज़ील में भारत कैसा है और किस तरह से ब्राज़ील के लोग भारत की परंपराओं को, भारत की संस्कृति को और यहाँ तक कि भारत के जो पौराणिक मंत्र हैं उसको अपना रहे हैं अपनी शांति के लिए, एक नए तरीके के जीवन को समझने के लिए और सीखने के लिए। इसलिए बोलते हैं कि ब्राज़ील और भारत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से सीख रहे हैं और यहाँ वे गाने जा रहे हैं गायत्री मंत्र हमारे सामने। तो ये लोग गायत्री मंत्र जानते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ते हैं और गायत्री मंत्र को अपने अंदर उतारने की कोशिश करते हैं। हालांकि इन्हें हिंदी नहीं आती, संस्कृत भी ये नहीं जानते, लेकिन गायत्री मंत्र के अंदर की जो भावना है वो समझते हैं। और इसके बारे में बताएंगे हमारे साथी कि कैसे इन्होंने गायत्री मंत्र पढ़ना सीखा, कैसे ये गायत्री मंत्र जानते हैं। गायत्री मंत्र के अलावा काफ़ी सारे मंत्र हैं। वो मुझे ये आश्चर्य होता है कि इनको शायद मीनिंग भी पता नहीं है, बस जिस तरह से गाते हैं ना तो लगता है जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल फील करके गाते हैं। How do you learn to practice it? Oh, it was through yoga classes. And the first time that I already chanted at home, but the first time that I chanted in front of other people was in a kirtan. So I had this practice for many years, joining kirtan movements in my cities, and also my daily practice, which is singing mantras every day. How did you come in contact with kirtan group? Brazilian people that went to India received the teachings and brought it for us. That was my first contact, and I'm very happy for it because it was how the culture came to me and I was touched by it. ब्राज़ील के कुछ लोग भारत में गए थे और जब वे भारत से लौटकर ब्राज़ील आए तो भारत की संस्कृति को भी लेकर यहाँ आए और उन्हीं के माध्यम से उन्होंने कीर्तन ग्रुप बनाया। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आ रहे हैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए और ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा के साथ बायलैटरल मीटिंग के लिए, उस समय ये लोग यहाँ मौजूद रहेंगे और अपनी संस्कृति से प्रधानमंत्री को अवगत कराएंगे। कैमरामैन पीयूष वर्मा के साथ रियो द जेनेरियो से मैं अखिलेश सुमन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील में और ग्लोबल साउथ के अहम समूह ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन आज से ही ब्राजील के रियो ड जेनेरियो में होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में भारत का पक्ष रखेंगे। इस बार का सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर सहयोग और नेतृत्व को नई दिशा देने की जरूरत महसूस की जा रही है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरुआत आज वैश्विक शासन प्रणाली में सुधार की चर्चा से होगी। इस सत्र में केवल ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य हिस्सा लेंगे। इसके बाद एक वर्किंग लंच के दौरान शांति और सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा होगी। दिन का तीसरा एजेंडा बहुपक्षवाद को मजबूत करना, आर्थिक और वित्तीय मामलों के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित होगा। शाम को सभी नेताओं के लिए एक औपचारिक स्वागत समारोह आयोजित किया जाएगा। The program on the 6th includes the first agenda item is the reform of the global governance, and thereafter there is the second item on the agenda, the peace and security, which is in the working lunch format. 7 जुलाई को सम्मेलन का चौथा एजेंडा पर्यावरण COP30 और वैश्विक स्वास्थ्य होगा। चूंकि नवंबर में ब्राजील COP30 की मेजबानी करेगा, इसलिए जलवायु परिवर्तन एक अहम मुद्दा रहेगा। सम्मेलन के बाद 4 अहम घोषणाएं होने की उम्मीद है। वैश्विक शासन और AI पर नेताओं का वक्तव्य, जलवायु वित्त पर फ्रेमवर्क घोषणा, सामाजिक रूप से निर्धारित बीमारियों को समाप्त करने की साझेदारी, ब्रिक्स नेताओं की घोषणा। 4 रिपोर्ट भी नेताओं को सौंपी जाएंगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक, व्यापार परिषद, महिला व्यापार परिषद और सिविल सोसाइटी काउंसिल की रिपोर्ट। The next day, which is on the 7th July, the fourth item of the agenda is environment, COP30 and global health.
As you are aware that Brazil will also be hosting COP30 later in the year in November, which is why climate change and COP issues become very important. ब्राजील की अध्यक्षता में ये सम्मेलन वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को स्वर देने की कोशिश है। भारत की प्राथमिकताएं भी इन मुद्दों के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग से कई देशों के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। भारत अगले साल ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा भविष्य के एजेंडे के लिहाज से और भी अहम मानी जा रही है। ब्रिक्स में 10 पूर्ण सदस्य देशों के अलावा 12 साझेदार देश, 8 आमंत्रित राष्ट्राध्यक्ष और 7 क्षेत्रीय और बहुपक्षीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। 10 परमानेंट सदस्यों वाला ब्रिक्स आज अपने स्थापना के सबसे गंभीर चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ चुनौतियां और मध्य पूर्व में लगातार संघर्ष ब्रिक्स के लिए परेशानियां बढ़ा रही हैं। इसलिए आज ब्रिक्स की सफलता इस बात पर निहित नहीं है कि कितने सदस्य देश इसमें शामिल होने की इच्छा रखते हैं, बल्कि इसकी सफलता इस बात में है कि जो देश सदस्य हैं वो देश एक दूसरे की संप्रभुता का ख्याल रखें और आपसी मुद्दों को बातचीत से हल करने की कोशिश करें। अगर ब्रिक्स इस रास्ते पर बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर वो ग्लोबल साउथ की आवाज़ बन सकता है। डीडी न्यूज़ के लिए रियो द जेनेरो से पीयूष कैमरा पर्सन और जयशंकर कैमरा पर्सन के साथ मैं अखिलेश सुमन। आगे देखेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरें, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है। ब्रेक के बाद आगे की बड़ी खबरों में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के 4 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर केंद्रीय सहकारिता एवं गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के आणंद स्थित अमूल डेयरी में आयोजित एक कार्यक्रम में सहकारिता से जुड़े लोगों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम का मुख्य शीर्षक सहकारिता से समृद्धि रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि दूध से लेकर बैंकिंग तक, चीनी मिलों से लेकर मार्केटिंग तक और कैश क्रेडिट से लेकर डिजिटल पेमेंट तक आज सहकारी समितियां सक्षमता के साथ देश के आर्थिक विकास में योगदान दे रही हैं। देश की 36 लाख बहनें गुजरात में और 20 लाख बहनें हर रोज परिश्रम करके दूध के उत्पादन में सहयोग करती हैं। इन बहनों का 80,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। अगले साल की बैलेंस शीट 1 लाख करोड़ रुपए की आएगी और इसका मुनाफा 56 लाख बहनों के खातों में जाएगा। दूध से लेकर बैंकिंग तक, चीनी मिलों से लेकर मार्केटिंग तक और कैश क्रेडिट से लेकर डिजिटल पेमेंट तक आज सहकारी समितियां सक्षमता के साथ देश के आर्थिक विकास में योगदान दे रही है। अमूल की भूमि पर खड़ा रहकर मैं बोल रहा हूं, 36 लाख बहनें गुजरात में और 20 लाख बहनें देश में हर रोज परिश्रम कर कर दूध भरती है। 80,000 करोड़ का टर्नओवर है। अगले साल की बैलेंस शीट 1 लाख करोड़ की आएगी और इसका मुनाफा मेरी ये 56 लाख बहनों के अकाउंट में जाता है। अगली खबर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम में आयुष्मान भारत पंजीकरण वैन को हरी झंडी दिखाकर नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत 2021 से फरवरी 2025 के बीच दिल्ली को 1700 करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन 1 पैसा भी खर्च नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अब जन कल्याण के लिए इस फंड के खर्च की जिम्मेदारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा जी के कंधों पर आ गई है। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, जो 2020-21 से प्रारंभ हुआ और जिसके अंत 2025 के अंत में हो जाएगा, 26 के मार्च में, उसमें हमने 1700 करोड़ रुपए
दिए हुए थे, 1700 करोड़। 21 से लेकर के 20 फरवरी 2025 तक एक पैसा नहीं खर्च हुआ। और अब ये रेखा जी के कंधों पर बड़ी भारी जिम्मेवारी आई है कि उनको अब 8 महीने के अंदर ये 1700 करोड़ रुपए खर्च करके दिल्ली की जनता के लिए लगाना है। और नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1400 कर्मियों को स्वास्थ्य विभाग में स्थायी नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सहित बड़ी संख्या में नवनियुक्त स्वास्थ्य कर्मी शामिल हुए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि पिछली आप सरकार के भ्रष्टाचार और गलत नीतियों का नतीजा था कि लंबे समय से दिल्ली में स्वास्थ्य कर्मियों की स्थायी नियुक्ति नहीं हुई थी। दिल्ली के अस्पतालों का बुरा हाल था। हमने अपने छोटे से कार्यकाल में बड़े फैसले लिए हैं। बाकी वैकेंसी पर भी जल्दी नियुक्ति की जाएगी। दिल्ली की जनता को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए लगातार प्रयास जारी हैं। दिल्ली सरकार के इतिहास में परमानेंट नर्सिंग स्टाफ के अपॉइंटमेंट लेटर सरकार के द्वारा बांटे गए हैं। वर्षों से स्टाफ की कमी के कारण दिल्ली के अस्पताल बेतरतीब चल रहे हैं। ना डॉक्टर, ना नर्सिस, ना पैरामेडिकल स्टाफ। आज सरकार ने इन वैकेंसीज की भर्ती के लिए जिस तरीके से इतने छोटे अपने कार्यकाल में बड़ा प्रयास किया और लगभग 1400 नर्सिस को आज अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए। इसके साथ ही बाकी की वैकेंसीज पे भी सरकार जोरों से काम कर रही है। एंड ऑफ लाइफ व्हीकल पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली की जनता के प्रति चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हम इस पर रोक के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM और सुप्रीम कोर्ट में भी अपना पक्ष रखेंगे। पिछली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के कोई प्रयास नहीं किए। हम लगातार प्रदूषण की रोकथाम के लिए काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि दिल्ली की जनता को कोई परेशानी ना हो। एनवायरमेंट मिनिस्टर ने खुद पत्र लिख करके CAQM को ये ज्ञान दिया कि दिल्ली में इस समय इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं हो सकता जिससे कि हम व्हीकल्स को पेट्रोल के लिए मना करें। दिल्ली ने 4 महीने के अपने कार्यकाल में पॉल्यूशन पे अनेकों काम किए हैं। हम चाहते हैं कि सरकार की ओर से जैसे CAQM को हमने निवेदन किया है कि अपने इस निर्णय को रिवाइव करें, वैसे ही हम सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी प्रस्तुत होकर के दिल्ली की जनता की गुहार भी लगाएंगे, सरकार की तैयारियों का व्याख्यान भी करेंगे और उनके हक की लड़ाई को भी लड़ेंगे। दिल्ली के लोगों को कष्ट ना हो, यही हमारा ध्येय है। अगली खबर, ABVIMS और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के शारीरिक चिकित्सा एवं पुनर्वास विभाग द्वारा राष्ट्रीय PMR दिवस 2025 का आयोजन किया गया। विकलांगता होने से पहले ही रोकें विषय पर आधारित इस कार्यक्रम का मकसद लोगों को समय पर इलाज, सही जानकारी और बचाव के तरीकों के बारे में जागरूक करना था। इस कार्यक्रम में विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गईं। दिव्यांगजनों को उनके कौशल और क्षमता के अनुसार रोजगार के अवसरों की जानकारी दी गई। इस सत्र का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में सहायता प्रदान करना था। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के नेता शुवेंदु अधिकारी ने बिहार में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को अच्छा कदम बताया है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि पारदर्शिता के लिए ये जरूरी है और ऐसा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में भी ये होना चाहिए। अच्छा कदम, ट्रांसपेरेंट कदम ये होना चाहिए। जिसके अंदर जो घुसपैठिया वोटर लिस्ट में नाम लेकर रखा है, फर्जी आई कार्ड, फर्जी आधार कार्ड, ये लोग को पूरा वोटर लिस्ट से निकल देना चाहिए। बंगाल में भी होना चाहिए। लाख्स ऑफ आपका जो घुसपैठिया है, खास करके रोहिंग्या मुसलमान, उसका नाम है, उसका फॉल्स आधार कार्ड है, बर्थ सर्टिफिकेट फॉल्स है, सब फॉल्स है।
ये लोग को डिटेक्ट करके देश की नागरिक ही देश के वोटर होना चाहिए। और अब बात प्राकृतिक आपदा की। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मंडी जिले के पधर उपमंडल की चौहार घाटी में बादल फटने से तबाही मच गई। बादल फटने से तेज सैलाब आ गया। सैलाब की वजह से गांव के पास बना एक वाहन योग्य पुल और 3 पैदल पुल पानी में बह गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक नाले के किनारे बसे ग्रामीणों की उपजाऊ जमीन, खड़ी फसलें और बाग बगीचे भी पानी और मलबे में समा गए। और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। पिछले 2 हफ्तों में कई जिलों में बादल फटने और बाढ़ ने तबाही जैसी स्थिति बना दी है। तो इस दौरान मंडी से भाजपा की सांसद कंगना रनौत ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा कि केंद्र सरकार ने सेना भेजकर तत्काल राहत अभियान चलाने के साथ ही स्थानीय स्तर पर हमने प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री उपलब्ध कराई है। मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्र सरकार हिमाचल को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। देखिए, हमारी जो केंद्र सरकार है उन्होंने इमीडिएटली, चाहे वो कितने आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन किए हों, आपने देखा है कितनी भारी तादाद में जो है यहाँ पे आज भी हम लोग करसोग से लेके इस एरिया से लेकर हर तरीके से जो है राशन हो गया या कंबल हो, इस तरह की चीज़ें आवंटित करना, तो रिलीफ फंड दिया जाएगा। एमपी का जो मेन काम होता है वो ये होता है कि सेंटर से जो है वो फंड लाना और सेंटर तक अपनी बात पहुंचाना। तो वो काम जो है वो मैं पूरी सक्षमता से करूंगी और चाहे वो होम मिनिस्टर जी तक इस बात का पूरी इस त्रासदी का वो देना या प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना। और मुझे पूरी इस बात का विश्वास है कि वो कोई कमी नहीं छोड़ेंगे हिमाचल को फिर से अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में मुहर्रम जुलूस में भाग लिया। साथ ही जुलूस में शामिल लोगों को पानी की बोतलें और अन्य सामान भी वितरित किए। अब खबर खेल के मैदान से। बर्मिंघम टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 608 रनों का लक्ष्य रखा है। आज मैच का 5वां और आखिरी दिन है। फिलहाल बारिश के कारण खेल शुरू नहीं हो सका है। इससे पहले चौथे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 3 विकेट खोकर 72 रन बना लिए थे। हैरी ब्रूक 15 और ओली पोप 24 रन बनाकर खेल रहे थे। अब भारत को मैच जीतने के लिए 7 विकेट की जरूरत है। तो वहीं इंग्लैंड को यह मैच अपने नाम करने के लिए 536 रन और बनाने होंगे। सीरीज का पहला टेस्ट जीतने के बाद इंग्लैंड की टीम फिलहाल सीरीज में 1-0 से आगे है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।